सबको राम राम। सर टाइम हो गया, रमेश पासवान एकदम आ चुके हैं। जय हिंद उराव, छोटू उराव, भारती जी, प्रीति प्रीति प्रीति, हेलो, लव गुरु, लव गुरु कुमार, हेलो हेलो। चलो रोहित स्टार्ट करते हैं। आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन है रमेश पासवान, ठीक, और आज हम स्टार्ट करेंगे। और जो होगा ये आप लोग भी कमेंट में अपना क्वेश्चन लगाते चलना। कोशिश रहेगा आज कम से कम आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कराने के लिए, कम से कम नहीं ज्यादा से ज्यादा, और फैक्ट भी बताते चलेंगे हम, और बड़ा स्पीडली हम लोग देखेंगे। ठीक, आज देखते हैं कितना क्वेश्चन हो सकता है। सर 400 में 401 मारेंगे। अभी 401 करा दे तो ना, क्योंकि क्लास का और भी तो टाइम है देखिए। और सर मेरा नाम नहीं लिए, छोटू कुमार सिंह, संजीव कुमार, रंजन कुमार, बदमाश बच्चा, रोहित। चलो स्टार्ट करते हैं, सभी लोग आ चुके हैं। संतोष, रूबी, रोहित, छोटे उराव। चलो आवाज आ रहा है तो थोड़ा थम दो, आवाज आ रहा है तो थोड़ा थम दो। हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन रिकॉर्ड में है। चलो आज हम देखेंगे संविधान के वन लिनियर क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एक ही में आप देखोगे, ये अगर पूरा क्वेश्चन में करा देता हूं तो दरोगा हुआ, बिहार पुलिस हुआ, या तक बीपीएससी में भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा या इनडायरेक्ट मिलेगा। डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। और हम लोग देखेंगे संविधान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि संविधान से ही लिया गया है, भारतीय संविधान से। टोटल 401 क्वेश्चन देखने वाले हैं अलग अलग पार्टों में। आज देखते हैं हम इतना आप लोग को क्वेश्चन करा पाते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। एसएसबी ऑडियो वॉइस एकदम संटू राज, स्टार, दीपक कुमार यादव। स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा का गठन किया गया था। जो संविधान सभा का गठन किया गया था संविधान निर्माण करने के लिए, आप जानते हैं कि कौन से आपको आया था, तो यहां पर कैबिनेट मिशन आया था। 1946 में कैबिनेट मिशन पहुंचता है। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। एलेक्जेंडर थे, याद रखना, पैथिक लॉरेंस थे, और स्टेफर्ड क्रिप्स थे। एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और एक क्रिप्स, ये तीनों सदस्य थे कैबिनेट मिशन के, और इन्होंने ही संविधान का निर्माण करने के लिए दिया था, यानी सिफारिश किया था। वैसे मैं आपको बता दूं कि एक आपको निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण किया जाएगा, सबसे पहले क्रिप्स प्रस्ताव द्वारा बताया गया था। क्रिप्स जो प्रस्ताव आया था 42 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? बहुत अच्छा, चंदन बिहार पर लगाइए ऐसे ही क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? विश्व के सबसे बड़ा संविधान है, और इसको निर्माण में लगभग, क्योंकि एक्यूरेट टाइम और सेकंड कोई तो लिखा नहीं है, लेकिन इतना बताया गया है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। विश्व के सबसे बड़ा संविधान होने का मतलब कि विश्व के सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व के सबसे पहला लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है, और इसलिए भी यह संविधान बड़ा हो गया क्योंकि इसमें राज्यों का भी शासन के बारे में दिया है, केंद्र में इसकी पूरे भारत के भी शासन के बारे में दिया हुआ है, केंद्र सरकार के भी बारे में। ऐसा नहीं है कि राज्य के लिए अलग कोई संविधान है, ऐसा इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई थी। देखो पाकिस्तान जब बोल दिया, माउंटबेटन योजना आया, जिसे भारत का बाल्कन प्लान कहा जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन ये कोशिश करते हैं कि पहले एक में मिलाकर रखा जाए, बट ये कोशिश उनका जो निष्क्रिय निर्फल हो जाता है, और अब फिर बंटवारा होता है। और बंटवारा जब होता है तो देखिएगा कि जो टोटल सदस्यों की संख्या था उससे घट गया था, जो आगे मैंने क्वेश्चन लिया है। और ये आपको देखिएगा 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए आप देखिएगा अलग संविधान सभा होगा, जो कि पाकिस्तान के संविधान का निर्माण करेगा, जो कि महा फालतू संविधान है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या है, शुरू में जो है संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितना था, ये आपको बताना है। विश्व रत्न विभूषण, भारत रत्न, महाविद्वान, महानायक, अर्थशास्त्री, महानीति, इतिहासकार, संविधान निर्माता, क्रांति सूर्य पुरुष, कलम बदशाह, दलित एवं सभी महिलाओं के मुक्तिदाता कौन? तो बाबा भीमराव अंबेडकर। आगे चलो, शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितना था? तो ये 389 था, 389 था। जब पाकिस्तान भी था, यानी पाकिस्तान उस समय देश अलग नहीं बना था, ठीक, ये 389 था। लेकिन जब पाकिस्तान अलग हो गया, यानी कि एक देश अलग बन गया, तो संविधान सभा के जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे या जो भी पाकिस्तान में चले गए थे, वो तो घट ही जाएगा संविधान सभा में सदस्यों की संख्या। तो ये 299 बच गया, 299 बच गया, ये याद रखिएगा। मतलब टोटल यहां पर 299 सदस्य आपको बच गए, जो संविधान के निर्माण में अपना भूमिका निभाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें थी। स्वतंत्रता के गुरुजी इस बंडे पर भी ध्यान दीजिए। अभिमन्यु राज का हुआ बचुआ। ये देखो, स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतों की जो संख्या थी, ये यहां पर 562 हो जाएगा, ठीक, 562 था, ये सुधार कर लेना आप लोग, 562 था। स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतों की जो संख्या थी 562, और रियासतों को एकीकरण करने का श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल।
जिसे बोला जाता है भारत के बिस्मार्क भी बोला जाता है, भारत के लौह पुरुष भी उन्हें बोला जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा आप लोग जरूर। लक्ष्मी कुमारी प्रणाम प्रणाम। चलो क्वेश्चन 7 है, भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? तो भारतीय संविधान एकात्मक भी है और संघात्मक भी है। समय समय का आपको बात आता है, जब आप देखोगे कि ज्यादातर आप देखोगे कि सेंटर में ही शक्ति निहित है, यानी केंद्र सरकार के पास अधिक शक्ति आपको है, और आपको इकोनॉमिक के भी मामले में यानी कि पैसे के भी मामले में सबसे अधिक शक्ति देखा जाए तो केंद्र के पास ही है, केंद्र प्रसाद नहीं केंद्र के पास है। ठीक, और यहां पर यह भी है कि जो एकात्मक कब हो जाता है, तो अगर लागू होता है जैसे कि जैसे आर्टिकल 356, आर्टिकल 352, आर्टिकल 360 जब लागू होता है तो पूर्ण रूप से देखिएगा एकात्मक का स्वरूप हो जाता है। बाकी संघात्मक भी है, यानी कि केंद्र के पास अपना सब्जेक्ट है, राज्य के पास अपना सब्जेक्ट है, दोनों अपना अपना सब्जेक्ट पर काम करते हैं, अपना शासन प्रशासन है। आगे देखिए, बाकी संविधान एक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, ये आपको बताना है। गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत अच्छा जीके अड्डा, बहुत अच्छा, पहला गृह मंत्री थे। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधि ने नहीं भाग लिया? तो यही आपको हैदराबाद की रियासत, जो हैदराबाद के नवाब थे, ये भाग नहीं लिए थे। फिर बाद में आपको सैनिक कार्रवाई द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल देते हैं और फिर इसको भी मिला लिया जाता है। ठीक, यादव जी भी आ गए हैं, गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक, देखिए अब जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन देखते चलना है। जो संविधान सभा आपको प्रथम बैठक हुआ था वो सच्चिदानंद सिन्हा के अस्थायी अध्यक्षता में हुआ था, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे, और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये बिहार से ही अपना थे। ठीक, 9 दिसंबर 1946 को थे, और इसका जो अध्यक्षता किया गया था अस्थायी तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा किया गया था। फिर इसके 2 दिन बाद ही, 2 दिन बाद कहने का मतलब कि 11 तारीख को, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शोर समिति से सब लोग अध्यक्ष चुन लेते हैं संविधान सभा के, वो भी बिहार के सिवान जिला से थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये दे दिया, सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार में अपना बिहार का अलग पहचान दिलाने का मुख्य कारण इनका ही है। बंगाल से अलग जो हुआ था, बंगाल से अलग बिहार उड़ीसा 1912 में जब अलग हुआ था, तो उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था सच्चिदानंद सिन्हा का। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान निर्माती सभा में संवैधानिक सलाहकार थे। तो संविधान निर्माती जो सभा था उसमें जो संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? तो ये थे बेनेगल राव को, यानी BN राव को बनाया गया था। ठीक, BN राव को बनाया गया था संवैधानिक सलाहकार। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, और जो प्रारूप समिति यानी कि प्रारूप जो हमारा तैयार किया गया था, ड्राफ्टिंग संविधान सभा के प्रारूप जो है वो भी BN राव ही तैयार किए थे, लेकिन उसको डिस्कस करने के लिए उस प्रारूप पर 7 सदस्यीय कमेटी बनाया गया था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी किए थे। यह याद रखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। अस्थायी तौर पर इसे अध्यक्ष इन्हें चुन लिया जाता है, और ये बाद में चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं। सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति रहने वाले यही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन 13 लगाओ, संविधान सभा के प्रारूप तैयार किया गया था। देखिए यह गया क्वेश्चन, अगर संविधान सभा के जो प्रारूप है किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो ये आपको बेनेगल राव द्वारा यानी कि BN राव द्वारा तैयार किया गया था। और आपको देखिएगा इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था वो भी देख लीजिए। अब यहां पर देखिए, प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, टोटल 7 सदस्य थे। इसमें कांग्रेस के मात्र 1 सदस्य थे, मुंशी प्रेमचंद थे, मुंशी थे। ठीक, तो ये याद रखिएगा, प्रारूप समिति मुंशी प्रेमचंद थे। तो यहां पर देख लो, प्रारूप समिति जो है 29 अगस्त 1947 को गठित की गई थी। इसकी अध्यक्षता जो किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया था अध्यक्षता, और 7 लोग थे, इसमें से अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बहुत अच्छा, चलो आगे लगाते हैं। और इसका देखोगे ये 29 अगस्त 1947, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यहाँ BBI लिख लो, ये इसलिए ब्रैकेट में मैं डालकर लिखा हूं, BBI लिख लो। जो प्रारूप समिति गठन किया गया था ये 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया था। ये भी पूछता है बार बार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, प्रथम कानून मंत्री कौन बने थे? प्रथम जो कानून मंत्री बने थे ये बने थे आपको हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बने थे, यानी कि भीमराव अंबेडकर जी प्रथम कानून मंत्री बनते हैं। ये भी याद रखना चाहिए, भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। ये देखो, जब देश एक ही में था, यानी पाकिस्तान और इंडिया, जो मतलब कि पाकिस्तान बंटवारा नहीं हुआ था 1947 में, तो बंटवारा हुआ है ना, तो नहीं हुआ था। तो ये कहां से चुनकर आए थे, ये पूछता है। ये आपको उस समय पश्चिम बंगाल से चुनकर आए थे। फिर जैसे ही पाकिस्तान बंटवारा हो जाता है फिर इनको मुंबई से चुना जाता है। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है संविधान सभा में, यानी कि देश बंटवारा होने के बाद ये कहां से चुने गए थे? तो मुंबई से चुने गए थे। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। ये क्वेश्चन में तुम लोग को बड़ी डाउट होता है। ठीक, ये क्वेश्चन में तुम लोग को बड़ी डाउट होता है कि झंडा समिति के कौन अध्यक्ष थे। तो ये आपको JB कृपलानी नहीं होगा, यहाँ पर तदर्थ झंडा समिति थे तब पर भी, या झंडा समिति भी तब पर भी राजेंद्र प्रसाद ही लगाना है। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को क्या कर लेना होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ये आपको ऐसे लिख कर लाया है, राजेंद्र प्रसाद ही कर लेना होगा। क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। ये देखो इसमें कहानी है, इसमें कहानी क्या है कि पहले जो झंडा था वो 2 रंगों में था। 1931 से देखोगे चलते आ रहा था, उसमें चरखा भी लगा हुआ था।
एक तो आपको केसरिया कह सकते हो आप, उसका असल में केसरिया रंग था नहीं, केसरिया कह सकते हो, और एक हरियर कह सकते हो, हरा कह सकते हो, और उसमें चक्र लगा होता था, तो वो दो धर्म को रिप्रेजेंट करता था। लेकिन फिर 1947 में आप देखोगे झंडा के तदर्थ समिति बनाया जाता है, जिसमें आपको कौन कौन रहते हैं, तो अम्बेडकर जी भी रहते हैं, यहां पर आपको कौन रहते हैं, राजगोपालचारी भी रहते हैं, सरोजनी नायडू भी रहते हैं, और भी बहुत से सदस्य रहते हैं, जिसकी अध्यक्षता किया जाता है किसके द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, और उन्हीं बनाया जाता है किसका, झंडा समिति का अध्यक्ष या तदर्थ समिति का अध्यक्ष। फिर वो जो झंडा बताया जाता है, यानी वो तिरंगा बताया जाता है, फिर वो लागू कर दिया जाता है। ठीक, तो उससे यहां पर राजेंद्र प्रसाद आपको कर लेना होगा, इस बात को ध्यान में रखना। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 17, बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा था, संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा था, तो आर्टिकल 32 को कहा था। आर्टिकल 32 में इसके संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, आर्टिकल 32 को कहा था, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत 5 रीट जारी किया जाता है, यह भी याद रखिएगा। ये कौन, तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत आपको सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, और आर्टिकल 226 के तहत कौन जारी करता है, हाई कोर्ट जारी करता है। इसे भी याद रखिए, अगर फंडामेंटल राइट का आपका उल्लंघन होता है तो। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, देखो संविधान की जो प्रस्तावना है यानी प्रेम्बल है, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव भी आप बोलते हैं, जो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यानी कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, यहां पर पंथ निरपेक्ष आप कर लेना, समाजवादी और आपको अखंडता, 3 शब्द जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता 3 शब्द जब जोड़े गए थे, ये थे 42वें संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि इस समय बहुत से बदलाव किए गए थे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा आपको देखिए प्रस्तावना में संशोधन होता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची के 5 सब्जेक्ट को समर्थित सूची में डाल दिया गया था, जैसे कि वन को डाल दिया था, वन और वनजीव, मापतौल, शिक्षा, ये सब आपको समर्थित सूची में डाल दिए गए थे। ठीक, तो ऐसे इसलिए बहुत से प्रावधान बदले गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा, इसलिए उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, गुरुजी अभी मैं स्कॉर्पियो चला रहा हूं, घर जाकर लाइव आता हूं क्लास करने, अभिमन्यु राज। क्या बात है, स्कॉर्पियो चला रहे हो लेकिन कमेंट कर रहे हो, हैंडल छूटेगा मतलब निपट लोगे। आगे देखो 19, संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई थी। जो संविधान के प्रारूप है, यानी कि जो प्रारूप बनाया गया था BN राव द्वारा, उस पर 114 दिनों तक बहस हुई थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देख लो, भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था, 12 अधिवेशन हुआ था, टोटल 12 अधिवेशन हुए थे, 114 दिन तक बहस हुआ था पूरे। आपको प्रारूप पर पूछे तो, ऐसे अगर पूछे तो 12 अधिवेशन हुए थे और 3 वाचन हुआ था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया। भारतीय संविधान को अंगीकार, अधिनियमित, आत्मप्रीत, यानी कि कुछ जो प्रावधान है वो आपको कब लागू कर दिए गए थे, 26 जनवरी 1949 को, और 2015 से हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं 26 नवंबर होगा यहाँ पर, 26 नवंबर 1949। थोड़ा देखिएगा, जो जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराना है तो हो सकता है कि कुछ में लिखा हो कुछ और, बोल दूं कुछ और, तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने के लिए। देखो 26 नवंबर 1949 को कुछ संविधान के प्रावधान लागू हो गए थे और संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक, और फिर लास्ट वाला जो अधिवेशन होता है ये 24 जनवरी 1950 को होता है। फिर देखोगे 26 जनवरी 1950 को पूरी रूप से आपके संविधान लागू हो जाता है। 26 जनवरी 1950 को इसलिए 26 जनवरी इसलिए डेट है कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था सबसे पहले, इसे भी याद रखिएगा। तो ये क्या होगा, 26 जनवरी 1949 को। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21 देखो, संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ। देखिए आ गया क्वेश्चन, संपूर्ण जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कल ही तो 26 जनवरी था ना, यानी कल ही गणतंत्र दिवस के रूप में था, रिपब्लिक डे हम लोग मनाए हैं, इसे भी आपको याद रखना चाहिए। मिस्र के अतिथि आए थे, यहाँ पर देखो ये इसका क्या हो जाएगा, मिस्र के राष्ट्रपति हमारे अतिथि थे, इजिप्ट जिसे आप लोग बोलते हैं, 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन 22 देख लो, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान के जो पिता है ये किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान के पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। खाली आर्टिकल, खाली भाग, खाली अनुसूची, चिंता मत करो, सब पर वीडियो आएगा। खाली आर्टिकल, खाली भाग, खाली अनुसूची पर भी वीडियो झटका से ला देते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखो, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान किसने कहा था। भारतीय संविधान जो है ये अर्धसंघीय संविधान है, व्हीलर द्वारा किया गया था। व्हीलर द्वारा किया गया था, व्हीलर द्वारा हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये अर्धसंघीय संविधान है। क्वेश्चन नंबर 24, मूल संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची और भागों की संख्या कितना है। देखो यहां से अब क्वेश्चन आ गया, यहां दे रहा है मूल संविधान, यानी कि जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था उसमें कितना अनुसूची था तो और कितना भाग था और कितना अनुच्छेद था। देखो अनुच्छेद की संख्या 395 था, अनुसूची 8 थी और भाग 22 था। अभी आप देखोगे कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको करना होता है। अभी आप देखोगे कि अनुच्छेद की संख्या भी 465 बचा देता है, 465 मतलब लगभग बता देता है। क्यों बता देता है कि बहुत से अनुच्छेद जो आपको आर्टिकल के सब आर्टिकल जोड़ेगा, जैसे कि आर्टिकल 51A जोड़ा गया, वो भी तो एक आर्टिकल हो गया ना।
आर्टिकल 21 के ए जोड़ा गया, वो भी एक आर्टिकल बढ़ा। ऐसे ही बहुत से आर्टिकल बढ़े हैं समय के उपरांत जो संशोधन हुए हैं, उसी को आपको बढ़ाकर कहा जाता है। लेकिन मूल संविधान में या जो अभी भी मूल अनुच्छेद है 395 ही है, इसे भी याद रखिएगा। 8 जो है ये अनुसूचियां थी, अब अनुसूची जो है ये 12 हो चुकी है। मैं हाथ पर अभी आप लोगों को अनुसूची गिना दे रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहला अनुसूची अपने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताता है, एकदम याद रखिएगा। दूसरा अनुसूची का बताता है वेतन भत्ते, जो भी कार्यपालिका लोग सदस्य हैं वेतन उनके भत्ते के बारे में बताता है। तीसरा अनुसूची शपथ के बारे में बताता है, यानी ओथ के बारे में बताता है, ठीक। चौथा अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है उसके बारे में बताता है। पांचवी अनुसूची जो बताता है वो आपको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताता है। छठी अनुसूची क्या बताता है? छठी अनुसूची बताता है आपको जो मतलब कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में जो आपको अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र है उसके प्रशासन में। सातवीं अनुसूची खुद 3 सूची में बटा हुआ है, यानी संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताता है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख दिया गया, यानी भाषा का। 9वीं अनुसूची बाद में जोड़ा गया, पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया, जिसमें जमींदारी उन्मूलन वाला सभी व्यवस्था रखी गया, ठीक। जो तमिलनाडु के जो आरक्षण वाला व्यवस्था है उसी में रख दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय उस पर हाथ ना लगा पाए। लेकिन केशवानंद भारती केस जो 1973 में आया था उसके बाद जो बोला था सर्वोच्च न्यायालय, बोला था कि हम हाथ लगा सकते हैं, पुनर्लोकन का अधिकार मुझे है, ठीक। फिर आप देखोगे 10वीं अनुसूची 92वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1985 में, दल बदल वाला। फिर 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। 11वीं जो अनुसूची है संविधान सभा, जो आपको संवैधानिक अधिकार दिया गया था पंचायती राज को, थोड़ा पानी। और 12वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? तो 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। 73वीं अनुसूची कब लागू हो गया था? तो 24 अप्रैल 1993 को, पंचायती राज वाला, संवैधानिक वाला। थोड़ा पानी हम पी लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लो तुम लोग। पानी नहीं है, लाओ इसे। चलो ये हो गया, आप समझ गए होगे। अभी 12 अनुसूची है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, वर्तमान में अनुच्छेद है, तो वर्तमान में देखो दे दिया। अब वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या देखोगे तो 365 से ऊपर है, ठीक। सर 12 बजे तक क्लास होगा ना? हो 12 बजे तक नहीं होगा, मैं अभी आज कोशिश करूंगा लिमिटेड क्वेश्चन ही कराने की, हो सके तो कुछ पार्ट में मैं करा दूंगा। आप लोग का भी क्लास होता है, मेरा भी क्लास है। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां है? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां है, 12 अनुसूचियां है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितना? पहले 14 था, मूल जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को तो 14 था, लेकिन अभी 22 हो चुके हैं, ठीक, 22 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि 8 यूनियन टेरिटरी है, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 29 है कि मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख है। तो मूल संविधान जब था उस समय 14 राज्य था, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 1956 में भी ऐसा ही आपको था, ठीक। तो 14 राज्य थे, आपको 6 केंद्र शासित प्रदेश थे मूल, आप देखिएगा तो उस समय। और संविधान में देश का नाम वर्णित है, तो हमारे संविधान में आर्टिकल 1 मिलेगा, बोलेगा भारत जो है राज्यों का संघ है, और भारत और इंडिया इसका नाम होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। आगे चलो, भारत और इंडिया, अनुच्छेद 1, संविधान के भाग 1 और अनुसूची 1। क्वेश्चन नंबर 31 है कि संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन है? संविधान का सबसे बड़ा भाग जो होगा, जिसमें राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, संसद के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में सबका उल्लेख मिलता है, वो भाग 5 होता है, ठीक। ये सबसे बड़ा भाग है संविधान का। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 32, भारत संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये किसे कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा कौन था? एक आपको 1265 से ऊपर ही आप देखिएगा, इंग्लैंड में आपको अधिकार देने के लिए एक आपको एक्ट लाया गया था, जिसे आपको वहां के राजा द्वारा लाया गया था, वहां के नागरिक को अधिकार देने के लिए, उसे ही मैग्ना कार्टा कहा गया। और हमारे संविधान में जो मैग्ना कार्टा अधिकार देता है वो फंडामेंटल राइट है, यानी इस फंडामेंटल राइट को क्या कहा जाता है? ये जो भाग 3 है, यानी मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार है, जो कि यूएस संविधान से लिया गया है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये आपको भाग 3 में मिलेगा, और इसे ही भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल आपको 35 तक इसका प्रावधान मिलेगा, इसे भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 33, संविधान संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। संघीय न्यायपालिका कहने का मतलब कि आपका सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछ रहा है, तो संघीय न्यायपालिका तो भाग 5 में है, और इसके अध्याय 4 में मिलेगा, और आर्टिकल 124 में मिलेगा, ठीक। संघीय न्यायपालिका कहने का मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का आपको देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था, और ये संविधान के अकॉर्डिंग ही किया गया था, ये भी ध्यान में रखिए, क्वेश्चन पूछता है। तो ये हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, संविधान के 15वां तथा 18वां भाग का विषय है। 15वां तथा 18वां भाग का विषय कौन सा है? सर पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं है।
अब आप लोग क्वेश्चन देखो, मैं बता रहा हूं, थोड़ा ये हो गया था। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड T20 लाइव मैच दे रहा है सर जी। अरे पहले ही देख लो, इसलिए तो मैंने बोला कि उतना ही क्वेश्चन कराएंगे कि आपका मैच भी डिस्टर्ब ना हो। संविधान के 15वां जो भाग है यह है आपको निर्वाचन से संबंधित आर्टिकल 324 लेके आर्टिकल 329 के बीच में प्रावधान है। संविधान के जो निर्वाचन आयोग है ये संवैधानिक बॉडी है, ठीक। फिर 18वां भाग जो देखोगे यह है आपात से संबंधित। आपात 3 प्रकार के होते हैं, आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात, ठीक। ये होगा। चलो एक क्वेश्चन कराएगा, एक क्वेश्चन पूछे। अब छोड़ो, अब मतलब यहां पर इंडिया और न्यूजीलैंड का प्रचार करने आए हो गया। सचिता बसु हो गया भाई, तुम देख लो। क्वेश्चन एक पूछते हैं, आगे देखो ये क्वेश्चन है, इसे ठीक। अरे किस राज्य में सबसे पहले ये बताना है आपात यानी अनुच्छेद 360 ठीक लागू हुआ। ए बिहार, मैं पढ़कर बता दूंगा क्वेश्चन। बी यूपी, सी पंजाब, पंजाब का नाम पेप्सू था पहले, ये याद रखना, पंजाब का नाम पेप्सू था तो पेप्सू यहां पर लिख लेना। और डी अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक। अब बताओ ये क्वेश्चन है कि किस राज्य में सबसे पहले वित्तीय आपात यानी कि अनुच्छेद 360 लागू हुआ। किस राज्य में सबसे पहले वित्तीय आपात यानी अनुच्छेद 360 लागू हुआ, यह आपको बताना है। बिहार, यूपी, पंजाब, पंजाब को यहां पर पेप्सू लिख लेना और यहां पर अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन ध्यान से फिर बार एक बार, अब तो तुम लोग आंसर लगा दिए, फिर से अपने दिमाग में एक बार रिकॉल करो, ठीक। जो मैंने क्वेश्चन पूछा उस बात को ध्यान रखो। जो फिर से मैंने क्वेश्चन पूछा, हमको लग रहा है कि आप लोग अपना आंसर बदल सकते हो, अभी भी आपके पास टाइम है। किस राज्य में सबसे पहले वित्तीय आपात यानी अनुच्छेद 360 लागू हुआ, ठीक। अब देखो बदल लिए, अब बदल लिए ना, तो जल्दीबाजी में कोई चीज नहीं करना है, पहले सुन लेना है फिर करना है, ठीक। तो कहीं नहीं लागू हुआ है, आर्टिकल 360 अभी तक कहीं नहीं लागू हुआ है, वित्तीय आपात अभी तक कहीं नहीं लागू हुआ है। राष्ट्रीय आपात 3 बार लागू हो चुका है और राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक बार देखोगे तो यूपी में, और सबसे पहला पेप्सू यानी पंजाब, और सबसे अधिक लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में दिखाई देता है, ठीक। तो ये भी याद रखना चाहिए आपको, क्वेश्चन आपसे पूछता है तो। चलो, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, कि कोई भी आपको बेवकूफ बनाकर ना निकले, वो मैं हूं या कोई भी हो। आगे देखो क्वेश्चन, यहां देखो, प्रथम लिखित संविधान किस देश का है। प्रथम लिखित संविधान किस देश का है ये आपको बताना है। तो प्रथम जो लिखित संविधान था रिटेन, ये अमेरिका का था, अमेरिका का। ब्रिटेन का अभी भी अलिखित संविधान है, एक्ट के थ्रू उसका संविधान चलता है यानी देश चलता है। देखो पहले जो टाइपिंग तो था नहीं, पहले टाइपिंग वाला व्यवस्था नहीं था ना, तो प्रेम जो रायजादा है उनके द्वारा जो कोलियोग्राफी किया गया था यानी लिखा हुआ जो संविधान है अभी भी संसद में रखा हुआ है। बात तुमने सही पढ़ा है वरुण। आगे देखो, सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, ये भारत का है सबसे बड़ा लिखित संविधान, और भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश भी है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। तो ये आपको देखो, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, इसकी शक्ति जो प्रदान की गई है ये अनुच्छेद 2 में प्रदान की गई है, क्योंकि संसद को शक्ति देता है, ठीक। और लेकिन अनुच्छेद 3 भी बताता है, अनुच्छेद 3 देखो क्या कहता है, अनुच्छेद 3 जो कहता है इसके तहत नए राज्यों का क्या होता है, निर्माण होता है। ध्यान रखो, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों का क्या होता है, क्षेत्र में बदलाव होता है और सीमाओं में भी परिवर्तन होता है। तो आप कहोगे कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में समझ में ना आ रहा है, और ये दोनों शक्ति जो दिया गया है संसद को दिया गया है। यानी कि अभी हमारा कोई राज्य है, मान लो अभी हमारा बिहार है, 2000 में झारखंड बना, उसका अलग एक आपको देखोगे नाम पड़ा झारखंड, उसका अलग एक बाउंड्री बना,
बना ना भाई, उसका अलग एक बाउंड्री भी बना और राज्य का निर्माण भी हुआ, अपने बिहार राज्य से काटकर उसका अलग एक क्षेत्र भी बना और उसका अलग अलग सीमा भी बना अलग अलग राज्यों से। तो ये चीज आर्टिकल 3 के तहत ये किया गया। बट जब सिक्किम को भारत में मिलाया गया था, सह राज्य के थ्रू मिलाया गया था, फिर उसको पूर्ण राज्य के दर्जा दे दिया गया था, आपको पता होना चाहिए, उसका भी क्वेश्चन में लिया है। तो वो जो होगा वो आर्टिकल 2 के तहत आया था, ठीक, सह राज्य कर मिलाया जो गया था। सर जी मछली खाना है, कितना देर और क्लास होगा? ये तो क्लास रे यार, तू सब तो कचड़ा मचा देता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य है, जो भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य था ये आपको बताना है। सचिता बसु, वार्निंग है, अब सोच लो। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य है, जो भाषा के आधार पर प्रथम राज्य 1953 में देखिएगा यह गठन किया गया था। ये आपको आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 40, 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 संबंधित है। जो 7वां संवैधानिक संशोधन हुआ था ये आपको 1956 में हुआ था और इसमें बहुत से प्रावधान जोड़े गए थे, जिसमें से यह भी है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा। और 7वां संविधान संशोधन द्वारा यह भी बताया गया था कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल भी हो सकते हैं, ये सब भी बताया गया था। सर वर्दी, उसके बाद हल्दी। अरे ठीक है, तुम लोगों का शादी का बड़ा जल्दी पड़ा रहता है। देखो चंदन बिहार पुलिस, वर्दी, फिर उसके बाद हल्दी, वर्दी, फिर उसके बाद खाना, जलेबी। अरे ठीक है सर, मेरा कल पार्ट 3 का एग्जाम है, बात सही है, एग्जाम कल होने वाला है एग्जाम। हमको तो लग रहा है 29 तारीख को एग्जाम होने वाला है कल वाला, आरा यूनिवर्सिटी से। देख लेना, पता कर लेना, मैं कंफर्म नहीं हूं बट पता कर लेना, मुझे जहां तक जानकारी मिला है। क्वेश्चन 41 देखो, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसके अध्यक्ष जो थे फजल अली थे। फजल अली थे, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे, ये ध्यान में रखिएगा। रुको, तुम्हारा हम एग्जाम का डेट देखिए लेते हैं, तुम कंफ्यूज हो गए, मैं देख कर बता देता हूं, 1 मिनट रुको। कौन? वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से एग्जाम वाला देख लो। ये देखो, स्नातक पार्ट 3 जो है, जो 19 से 22 का होगा, 27/1/2023 को किसी भी 28 को होगा, 28 को एग्जाम है, 27 यानी आज होने वाला था, ये पोस्टपोन हुआ है। कल तुम्हारा एग्जाम है, चले जाना। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 42, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? सो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था 1956 में, 1956 में आया था, ठीक। सर बीपीएससी वाला कुछ हो सकता है क्या? आप चुपचाप ये पढ़ाई करो, बीपीएससी का तो और क्वेश्चन आसान होता है यार, कैसे तुम लोग हार्ड करते हो। क्वेश्चन नंबर 43, गोवा पूर्ण राज्य कब बना? गोवा जब पूर्ण राज्य बना था ये आपको 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा बना था और गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 44, सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। 22वां राज्य को, पहले देखो 35वां संविधान संशोधन 1974-75 में उसे सह राज्य का दर्जा दिया गया, फिर देखोगे पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा दे दिया गया था 36वां संविधान संशोधन द्वारा 1975 में, ठीक। तो सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। क्वेश्चन 45, दिल्ली को राजधानी का पूर्णता दर्जा मिला। दिल्ली को राजधानी का पूर्णता दर्जा कब मिला था? यह पूर्ण रूप से जो दर्जा मिला था राजधानी का, यह मिला था 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा, 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46 है, संविधान की संप्रभुता निहित है। तो संविधान की जो संप्रभुता है ये किससे शुरुआत होता है? जो प्रस्तावना, हम भारत के लोग से, यानी कि जनता में निहित है। इसका होगा जनता में। अब तुम लोग एग्जाम डेट बार बार पूछने लगो, बताओ गलत बात है ना? अभी मैंने बताया शासन आरा यूनिवर्सिटी का बताया, उसका जानकारी मेरे पास था, आया था सब चीज। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था यानी प्रशासनिक ढांचे का मॉडल कहां से लिया गया है? भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था यानी प्रशासनिक जो ढांचा का मॉडल है ये कहां से लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया है। ये कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। यानी केंद्र को सशक्त बनाया गया है, राज्य को थोड़ा कम शक्ति है, वही केंद्र वाला जो सशक्त वाला केंद्र है वो आपको कनाडा वाला मॉडल पर, यानी हमारा जो जीएसटी भी लागू किया गया है कनाडा वाला मॉडल पर ही लागू किया गया, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली और विधि निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित है। भारतीय संविधान, सर मैं पटना आपका पास आकर पढ़ना चाहता हूं, रंजीत कुमार। अरे ऐसे ही पढ़ो ना, हमारे पास कहां जगह है, अजीब बात करते तुम लोग। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली और विधि निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित है। जो भारतीय संसदीय प्रणाली है, यानी संसदीय प्रणाली जो है, संसदीय प्रणाली ये आपको कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। फिर आप देखोगे विधि निर्माण की जो प्रक्रिया, जैसे कि जो संसद में जाता है, दोनों सदनों में कोई सदन में जाएगा, फिर राष्ट्रपति का साइन होगा, तब जाकर विधि बनेगा यह कानून, वो भी ब्रिटेन से ही लिया गया है, ये याद रखिएगा, ब्रिटेन का देन है। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य लिया गया है। सो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है यानी फंडामेंटल राइट है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, यानी यूएसए के संविधान से लिया गया है, ठीक। और जो रूस से लिया गया है ये आपको क्या लिया गया है? तो फंडामेंटल ड्यूटी लिया गया है। ड्यूटी अधिकार में अंतर है बबुआ, ड्यूटी और अधिकार में अंतर है। ड्यूटी जो होता है उसे कर्तव्य बोला जाता है और फंडामेंटल राइट यानी अधिकार जिसे बोला जाता है
और राइट होता है। अगर अधिकार का उल्लंघन होता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो आर्टिकल 32 के तहत, सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हो आर्टिकल 226 के तहत, लेकिन आपको फंडामेंटल ड्यूटी का उल्लंघन होगा तो आप कहीं नहीं जाने वाले हो। ये आपके ऊपर ड्यूटी दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से अधिकार लिया गया है और रूस के यानी यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है ड्यूटीज। क्वेश्चन नंबर 50, राज्य के नीति निश्चित सिद्धांत लिया गया है। जो डीपीएसपी है यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहां दिया हुआ है? ये संविधान के भाग 4 में दिया हुआ है। आर्टिकल जो है 36 से लेकर 51 तक इसका प्रावधान मिलता है, ठीक। और ये आयरलैंड कहां से लिया था? तो स्पेन से लिया था, ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए, यहां से ये लिया गया है आयरलैंड से। देखो आ गया क्वेश्चन, यहाँ पर आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 51, राज्य की नीति निश्चित सिद्धांत संविधान में वर्णित है। तो राज्य के गुरुजी एमबी खत्म हो गया है, ज्यादा नहीं है, 100 क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा आप लोगों को। 100 क्वेश्चन कम से कम कर लो, 100 क्वेश्चन कम से कम कर लो आज, 100 क्वेश्चन कर मैं आप लोगों को करा दूंगा। राज्य के नीति निश्चित तत्व यानी कि इसकी बात हो रहा है डीपीएसपी की, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, ठीक। ये कहां पर है? ये संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद एक आपको 36 से लेकर 51 तक है, 36 से 51 तक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है। जो संविधान में जो आपातकालीन उपबंध है ये कहां से लिया गया है? जहानाबाद की धरती से। फिरोज आलम आ गए, ये बताओ सर। तो अगर क्वेश्चन पर पूछेगा कि संविधान किसने लिखा है और ऑप्शन में दोनों नाम दिया गया हो तो टिक कैसे लगाएंगे? देखो संविधान किसके द्वारा लिखा गया है, तो लिखा तो गया है, आपको पता है किसके द्वारा, रायजादा द्वारा, बट वो नहीं देगा। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, इसे आपको क्वेश्चन में घुमाएगा नहीं। संविधान जो निर्माण किया गया है संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया, बहुत लोग मिलकर निर्माण किए संविधान का, ठीक। और लिखा गया है तो लिखेंगे तो कोई एक ही ना। आगे देखो, संविधान के आपातकालीन जो है ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है, जो कि आपातकाल का जो प्रावधान है ये कहां से है? जर्मनी के वाइबर संविधान से, वाइबर, ये याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर ये 53 है कि संविधान में समर्थित सूची का विषय लिया गया है। समर्थित सूची का जो विषय ये कहां से लिया गया है? हम बेगूसराय से, संजीव कुमार, हेलो हेलो। ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। देखो भीम कितना अच्छे से क्वेश्चन लगाता है और तुम लोग उत्पात मचा कर रख देते हो। भीम कितना अच्छे से क्वेश्चन लगाता है। बैड बॉय सिवान के धरती से प्रणाम, एंग्री अनु अभी आ रही लग रहा है। संविधान में समर्थित सूची विषय जो लिया गया है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ये भी याद रखिएगा। समर्थित सूची जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो मिलेगा यह भाग 20 में मिलेगा, भाग 20 में मिलेगा। 3 प्रकार से होते हैं संविधान संशोधन, और भाग 20 में एक तो सिंपल से होता है, एक आपको विशेष से होता है। यानी सिंपल वाला तो इसमें नहीं मिलता है, इसमें तो 50% वाला मिलता है, फिर 2/3 मिलता है, फिर 2/3 और आधा राज्यों का आपको उसमें से समर्थन चाहिए, ठीक। ये आपको आर्टिकल 368 के तहत मिलते हैं, आर्टिकल 368, ये याद रखिएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 55, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। देखो आ गया अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 के भाग 20 में दिया हुआ है संसद को। सर हम भागलपुर के धरती से प्रणाम, संजीत कुमार, प्रणाम प्रणाम। चलो क्वेश्चन लगाते रहो। क्वेश्चन 56 देखो, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? संविधान में जो प्रथम संशोधन हुआ था उसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। ये 1951 में हुआ था, 1951 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1951। क्वेश्चन 57 देखो, वर्तमान में राज्य, संघ और समर्थित सूची में वर्णित विषयों की संख्या कितना है? तो वर्तमान में देखोगे राज्य और संघ और समर्थित सूची, इसमें आपको संख्या, सर मेरा नाम नहीं लिया, सुतोष कुमार, काहे नहीं लिए? देखो भीम कितना मस्त क्वेश्चन लगा रहा है। देखो ये ऐसे तुम लोग करो कर पढ़ाई। वर्तमान में राज्य, संघ और समर्थित सूची में वर्णित विषयों की जो संख्या है, राज्य सूची में देखोगे कि पहले ज्यादा संख्या था लेकिन हटा दिया गया, पहले 66 संख्या था और इसे अब 61 कर दिया गया है। यानी संघ सूची में पूछे तो आपको पहले कितना संख्या था पूछता है आपकी संघ सूची में संख्याओं की, यानी कि संघ सूची में पहले कम था, फिर इसको बढ़ा दिया गया है संघ सूची वाला। और समर्थित सूची में भी बढ़ा हुआ है, क्या है? समर्थित सूची में भी बढ़ा हुआ। चलो नीचे लिखा हुआ है, यहां से देख लो, यहां से देख लो, ठीक। ये है अभी देखो, अभी जो संख्या है ये 61 है, ठीक। जो राज्य सूची में, अभी जो संघ सूची में संख्या है ये 100 है, और अभी जो समर्थित सूची में संख्या है 52 है। बट ये बढ़ाया घटाया गया, जैसे कि पहले जो समर्थित सूची में संख्या था 57 था, ये बढ़ाकर 52 कर दिया गया। पहले जो संघ सूची में सब्जेक्ट था वो आपको 97 से 100 किया गया, और पहले जो आपको राज्य सूची का सब्जेक्ट है ये 66 से 61 किया गया। तो ये जो है ये प्रावधान किया गया है, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58,
समर्थित सूची के विषयों पर विधि निर्माण की प्रक्रिया किसको, मतलब शक्ति किसको प्राप्त है? देखो सूची जो होती है तीन ही होता है, लेकिन एक अपशिष्ट विषय भी होता है, यानी तीनों सूची से अलग, उस पर संसद कानून बनाता है, ये भी याद रखिएगा। समर्थित सूची के विषय पर विधि निर्माण की शक्ति किसको प्राप्त है? केंद्र और राज्य दोनों को प्राप्त है। यानी कि और इसमें अगर केंद्र और राज्य के कानून बनाया और दोनों को लड़ाई हो गया, यानी कि केंद्र और राज्य के कानून बना, कानून एक दूसरे को काट रहा है, लेकिन किसके प्रबल रूप से कौन लागू होगा? तो केंद्र वाला लागू होगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। यानी कि हर जगह केंद्र की शक्ति प्रदान किया गया है ज्यादा। समर्थित सूची के विषय पर विधि निर्माण की प्रक्रिया जो है ये केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं समर्थित सूची के विषय पर। क्वेश्चन नंबर 59, वन और पर्यावरण विषय है। वन पर्यावरण विषय है, किसका है? वन और पर्यावरण विषय जो है किसका है? ये साफ साफ लिखा हुआ है, लगाओ। जो वन होगा, जैसे शिक्षा होगा, नाप तौल होगा, वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण हो गया, न्याय का प्रशासन, न्याय का प्रशासन होगा, शिक्षा होगा, वन होगा, वन्यजीव जो वन होगा और वन्यजीव जो प्राणी है उसका संरक्षण होगा, नापतोल होगा। ये आपको 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से समर्थित सूची में डाला गया सब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा समर्थित सूची में, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, कानून व्यवस्था विषय है। कानून व्यवस्था जो विषय है, लॉ एंड ऑर्डर जिसे बोला जाता है, जिसके लिए आप लोगों को बनाया जाता है पुलिस, दरोगा, इंस्पेक्टर, ये सब बनाया जाता है, वह किसका है? तो राज्य सूची का विषय है। किसका है? राज्य सूची का। कब का आई हूं, आप कमेंट ही नहीं देख रहे हैं मेरा। एंग्री अनु, देखो वरुण भी आया है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 61, शिक्षा समाचार पत्र विषय है। शिक्षा हुआ या समाचार पत्र हुआ, ये किसका विषय है? तो शिक्षा तो समर्थित सूची और समाचार भी यहां पर आपके क्या होगा? समर्थित सूची। क्वेश्चन नंबर 62, रेल, डाक और रक्षा विषय है। अब देखो रेल जो होता है ना, ये ट्रेन जो है, ट्रेन रेल मतलब कि रेल मंत्रालय जो आता है केंद्र के अंतर्गत ही आता है, तो क्या हो जाएगा? ये केंद्र सूची का होगा। डाक भी आता है, डाकघर वाला जो, वो भी आपको केंद्र का हो जाएगा। और रक्षा भी, डिफेंस भी आपको केंद्र, यानी संघ सूची का विषय हो जाएगा। ये सभी संघ सूची का। अभी संघ सूची में 100 सब्जेक्ट है, पहले 97 थे, याद रखना चाहिए। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो आरपीएफ है, यानी कि रेलवे, आरपीएफ एक रेलवे का फोर्स होता है, एक आपको क्या होता है? एक राज्य का होता है, जिसे मैंने बहुत दिन पहले बताया था आप लोगों को, जिसे क्या बोला? सैफ का जवान बोला जाता है, सैफ आई थिंक कहा जाता है। और जो आपको मतलब कि जैसे कि आप लोग में भी भर्ती आता होगा तो देखते होंगे कुछ रेलवे का पुलिस होता है, ठीक, वो राज्य के अंतर्गत आ जाता है। और जो आपको आरपीएफ आ जाता है, ये केंद्र के अंतर्गत आता है। तो दो प्रकार के पुलिस होते हैं रेलवे में, राज्य का भी होता है, केंद्र का भी होता है, ठीक। दोनों भर्ती भी अलग अलग आते हैं, केंद्र वाला केंद्र अपना निकालेगा और राज्य वाला अपना निकालेगा। क्वेश्चन नंबर 63, पंचायती राज विषय है। पंचायती राज विषय किसका है ये आपको बताना है। पंचायती राज जो विषय है राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। और पंचायती राज सबसे पहले कहां लागू हुआ था? तो नागौर में लागू हुआ था। नागौर में लागू हुआ था। नागौर जो है ये कहां पर स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है, ठीक। सबसे पहले आप देखोगे 2 अक्टूबर को यह लागू हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था, ठीक। ये कौन सा? पंचायती राज, और ये राज्य सूची का विषय है। और यहां पर आप देखोगे बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश किया था त्रिस्तरीय। देखो पंचायती राज से बनने वाले सभी क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, बस 1 मिनट सुनते रहो। ग्राम पंचायत का उल्लेख आर्टिकल 40 में कहा गया है डीपीएसपी के। फिर आप देखोगे कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया जाता है 1957 में पंचायती राज के लिए, और फिर उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया 1958 में। फिर उनका रिपोर्ट लागू हो जाता है 2 अक्टूबर 1959 को, सबसे पहले राजस्थान में, ठीक। जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री रहते हैं। गांधी जी का सपना था कि ग्राम स्तर पर आपको शासन होना चाहिए। फिर आपको 11 अक्टूबर 1959 को पूरे राज्य में लागू हो जाता है। कहां पर? तो आंध्र प्रदेश में। ये बात समझ में आपको आ गया। 3 समिति का नाम याद रखना, बलवंत राय मेहता समिति जो कि त्रिस्तरीय बताए थे, ये आपको बनाया गया था जो बता दिए। एक आपको फिर मोरारजी देसाई की सरकार 1977 में आती है, यानी कि फिर आप देखिएगा कि फिर क्या होता है, तो उसमें आपको अशोक मेहता समिति बताते हैं। अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बताते हैं। फिर आप देखिएगा उसके बाद भी आपको एक आता है पीवी राव समिति कर एक आता है आपको, जो कि आपको फिर उसके बाद 85 में आता है। फिर 86 में जो आता है एलएम सिंघवी समिति आता है, जो कि कहता है कि संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए पंचायती राज को। फिर आपको 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलता है, जिससे 11वीं अनुसूची जुड़ता है, जिसमें टोटल 29 सब्जेक्ट दिए जाते हैं। और ये पंचायती राज राज्य का विषय होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और भाग पूछे तो 9 भाग 9 में होता है, आर्टिकल पूछे तो 243 ए से लेकर ओ तक हो जाता है। और भी बहुत से प्रावधान जोड़े गए थे। लागू हुआ था ये 24 अप्रैल 1993 को, इसलिए हम लोग 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। देख लो 11वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था, ये आपको किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। कब? ये आपको देखिएगा 1992 में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था, उस समय जोड़ा गया था। क्वेश्चन आगे देखो 65 है। और 74वां द्वारा नगर पालिका वाला जो है ना, नगर शासन का, उसका संवैधानिक दर्जा दिया गया था 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। आगे देखो क्वेश्चन 65 है, जिससे 12वीं अनुसूची जोड़ा गया था, जो आपको 74वां संविधान संशोधन द्वारा। पंचायती राज का सबसे छोटा आपको अंग का होगा,
पंचायती राजा नहीं होगा, राज्य होगा यहाँ पर। पंचायती राज्य का जो सबसे छोटा अंग होगा वो आपको बताना है। तो पंचायती राज का सबसे छोटा अंग जो होता है ये ग्राम पंचायत होता है। देखो पंचायती राज त्रिस्तरीय में क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, यही तो त्रिस्तरीय होता है ना। ठीक, ये क्वेश्चन यहां से हमेशा आपके आता है, इसलिए मैंने इतना बता दिया, आपको बकैती कर दिया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 66, ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेवारी किसको है? जो ग्राम पंचायत जो चुनाव है इसकी जिम्मेवारी किसको है ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। मेघालय, नागालैंड और मिजोरम 3 ऐसे जगह है जहां पर पंचायती राज लागू नहीं होता है, वहां का खुद का जनजातीय पंचायत है, मिजोरम, नागालैंड, ठीक, मेघालय ऐसे जगह है। ग्राम पंचायत के चुनाव की जिम्मेवारी जो है ये आपको राज्य सरकार का है, जो कि अनुच्छेद भी पूछता है कि जो आपको राज्य के चुनाव कराते हैं पंचायती राज, उसमें से राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो आर्टिकल किसके तहत कराया जाता है? तो आर्टिकल 243 के केत के तहत कराया जाता है। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 67, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का जो प्रतिनिधित्व करता है यह ग्राम सेवक होता है, यानी कि पंचायत स्तर पर जो ग्राम सेवक ही तो प्रतिनिधित्व करते हैं पंचायती राज का। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 68, पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय शुरू की गई। जो पंचायती राज व्यवस्था है त्रिस्तरीय शुरू की गई थी, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर की गई थी। ठीक, बलवंत राय मेहता समिति कब गठन किया गया था? तो 1957 में गठन किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और त्रिस्तरीय में जो है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। सबसे पहले देखिए आ गया क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में लागू किया गया था। फिर इसके बाद देखिएगा 11 अक्टूबर 1959 को पूरे आंध्र प्रदेश में भी लागू कर दिया जाता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 70 है, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 जो कि लागू हो गया था 24 अप्रैल 1993 से, ये किससे संबंधित है? तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। पंचायती राज में टोटल कितना सब्जेक्ट है? 29 सब्जेक्ट है, ये भी याद रखिएगा। 29 सब्जेक्ट पर पंचायती राज अपना कानून बना सकता है। अब बताओ, अब इसमें क्या जानना चाहते हो तुम लोग? मुझे लगता है कि आगे चलो। ये भाग पूछता है कि ये भाग कौन सा है संविधान के भाग, तो ये भाग जो हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये पूछेगा अनुसूची, पूछेगा अनुसूची कौन हो जाएगा? तो 11वीं अनुसूची हो जाएगा। चलो आप आगे देखो, भारत में नागरिकता का प्रावधान है। भारत में नागरिकता का कैसा प्रावधान है? तो भारत में जो नागरिकता है ये एकल नागरिकता है, यानी कि भारत के आप नागरिक होंगे। और सिटीजनशिप के बारे में आपको देखिएगा संविधान के भाग 2 में दिया हुआ है। भाग 2 में देखिएगा सिटीजनशिप के बारे में दिया हुआ है। आर्टिकल पूछे, आर्टिकल अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद आपको क्या हो जाता है? ये आपको 5 से लेके 11 तक अनुच्छेद दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा एकल नागरिकता। ड्यूल सिटीजनशिप कहां पर दिया हुआ है? अमेरिका के संविधान में ड्यूल सिटीजनशिप है, यानी दोहरी नागरिकता है। क्वेश्चन 72 है कि भारत की नागरिकता लेने और खोने के लिए न्यूनतम अवधि है। तो भारत की नागरिकता लेने और खो देने के लिए, यानी दूसरे देश में चले जाए बिना जानकारी दिए और 7 साल तक रह देते हैं, तो ये क्या हो जाता है? ये आपको 7 साल का होता है, यानी कि 7 वर्ष कम से कम होता है। 7 वर्ष एकल, बहुत अच्छा, ऐसे लगाओ, बहुत अच्छा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 73, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार जिसे फंडामेंटल राइट कहा जाता है, यह भाग कितना हो जाएगा? भाग 3 में मिलेगा। कहां से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, संविधान का मैग्ना कार्टा बोला जाता है, इसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब ये आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल आपको कहां से होगा? आर्टिकल यहां पर लिख लो, यहां पर लिख लो। आर्टिकल पूछे तो यहां पर लिख लो। आर्टिकल पूछे तो 12 से लेकर 35 तक है। अभी कितने मौलिक अधिकार है? तो ये मौलिक अधिकार 6 है। पहले मौलिक अधिकार कितने थे? पहले मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन ये जो 7वां मौलिक अधिकार था ये क्या था? तो ये 7वां मौलिक अधिकार जो था ये 19 के F में था, संपत्ति का अधिकार, और आर्टिकल 31 में इसका वर्णन था। ठीक, और इसे क्या कर दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, आप देखोगे 1978 द्वारा इसे क्या कर दिया गया था? तो आर्टिकल कहां डाल दिया गया था? संशोधन कर इसे आपको आर्टिकल 300A में डाल दिया गया था, ए में, और इसे लीगल राइट बना दिया गया। तो इतना तो पढ़ना तो बनता है। क्वेश्चन आगे देखो, भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। अभी 6 मौलिक अधिकार है, पहले 7 थे। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? देखो आ गया 7 मौलिक अधिकार थे। इसे कब हटाया गया? 7वां संपत्ति का अधिकार होता है, आर्टिकल 300A में अब इसे डाल दिया गया और इसे अब लीगल राइट बना दिया गया। आर्टिकल 300A किस भाग में है? तो संविधान के भाग 12 में ये पड़ता है, संविधान के भाग 12 में पड़ता है। क्वेश्चन पूछता है तो लगा लेना ये सब। आगे देखो, ये कब हटाया गया था? तो ये हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ये 1978 में हटाया गया था, ये भी याद रखिएगा। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 75, वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितना है? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। 6 मौलिक अधिकार में देखिएगा समता का अधिकार जो आता है, समता समानता का जो अधिकार आता है, आर्टिकल आप देखोगे 14 से लेके आपको कितना तक? 18 तक आता है। फिर 19 से लेके 22 तक आता है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। फिर 23-24 आता है बालक श्रम और बाल श्रम से रिलेटेड, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आता है आर्टिकल 25 से लेके 28 तक आता है। फिर आप देखिएगा कि अल्पसंख्यक का जो अधिकार आता है आर्टिकल 29 स्थित, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आता है आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है। समाप्त, खत्म। यानी कि 6 अधिकार आपको
ये दिया हुआ है अभी। क्वेश्चन नंबर 76 देखो, संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार की सूची से कब हटा दिया गया और इसे विधिक अधिकार यानी लीगल राइट बना दिया गया, यानी कि अब इसका उल्लंघन होता है तो आपको लीगली तरीका से आपको वो पालन किया जाएगा। ठीक, यहां पर देखो विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 क में डाल दिया, यानी कि 300 के क, या इसे ए भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में ए लिखा जाता है इसे। ठीक, और ये कर दिया गया था, ये 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा कर दिया गया था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 77 है कि मौलिक अधिकार को संशोधित करने का अधिकार किसे है। सो मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, ध्यान में रखना, मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, किया भी गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। तो मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है, ये आपसे पूछ रहा है। संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है। ठीक, संसद के पास है। क्वेश्चन देखो आगे 78 देखो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रीट कौन सी है। सो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जो रक्षा है इसके लिए जो रीट है, यानी कि आपको कोई उठाकर जेल में बंद कर देता है और कोई कारण भी नहीं बताता है, 24 घंटा बीत भी जाता है, आपके घर वाले परेशान है, तो कौन सा रीट आप जारी करवाइएगा। तो आप जाइएगा आर्टिकल 32 के तहत तुरंत रीट जारी करता है, या रीट जारी जो करेगा वो आपको हैबियस कॉर्पस करेगा, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी जो बंदी बनाया गया है उसको जल्दी से जल्दी आपको प्रत्यक्ष किया जाए मजिस्ट्रेट के सामने, यानी 24 घंटे के अंतर्गत लाना पड़ता है। ठीक, तो ये हैबियस कॉर्पस होता है, हैबियस कॉर्पस, और ये आर्टिकल 32 के तहत जो 5 रेट जारी किया जाता है उसमें से एक है। क्वेश्चन नंबर 79 देखो, वर्तमान में अनुच्छेद 15 क में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितना है। ये देखो, ये यहां पर हुआ गलती, ये 51 हो जाएगा, 51 के ए या 51 के क। ठीक, अब बताओ, वर्तमान में अनुच्छेद में 51 के क या ए में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। ये मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, लेकिन ये आपको कब आया था, तो स्वर्ण समिति जो सिफारिश की थी, स्वर्ण समिति ने आपको सिफारिश किया था, और ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा देखिएगा 1976 में आपको जोड़ा गया था। ये कहां से लिया गया है, तो ये यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। अभी ये रसिया हो गया है क्योंकि यूएसएसआर का विघटन 1991 में हो गया है, 1991 में विघटन हो गया था इसका। और यहां पर आप देखिएगा रसिया बड़ा देश निकल कर आया, तो अब रसिया देगा या यूएसएसआर आपके ऑप्शन में देगा। ठीक, फिर हम बात करते हैं कि ये जो पहले 10 ही मौलिक कर्तव्य थे, अभी 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो 11वां मौलिक कर्तव्य 86 अमेंडमेंट द्वारा 2002 द्वारा जोड़ा गया। अब यहां पर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि मौलिक कर्तव्य उल्लंघन होने पर आप कोर्ट में जा सकते हैं। जी नहीं, मौलिक कर्तव्य में बहुत से ऐसे कर्तव्य है, जैसे कि झंडा फहराने वाला जो नियम है, झंड संहिता बनाया गया है, या आप बहुत से ऐसे नियम के थ्रू ही आपको मौलिक कर्तव्य भी चलते हैं, ये भी आपको याद रखना चाहिए। अभी जो है यहाँ देखिए, मूल कर्तव्य शामिल नहीं था, क्या हमारे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य नहीं शामिल था मूल रूप से, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 देख लीजिए, मौलिक कर्तव्य को सभी में किस समिति ने मौलिक कर्तव्य को जो जोड़ने के लिए संविधान में किस समिति ने सिफारिश की थी, यानी कि मौलिक कर्तव्य जुटेगा संविधान में, किस समिति ने सिफारिश की थी, सरदार सोर्णसी समिति ने सिफारिश की थी, सरदार सोर्णसी समिति। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरदार सोर्णसी समिति ने सिफारिश की थी। ठीक, गुरुजी हम नहीं जाएंगे, एमबी खत्म होगा तभी जा सकते हैं। ठीक है, स्वार्थ समिति हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 82, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ। अस्पृश्यता जानते हो क्या होता है, अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए तो आया ही था 1955 में कानून, और 1955 के कानून के तहत ही अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया था। ठीक, अस्पृश्यता मींस होता है छुआछूत होता है, क्या होता है, छुआछूत होता है, और छुआछूत का उन्मूलन बहुत ही जरूरी है। अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का उन्मूलन होता है, ये आप देखे होंगे, अभी भी समाज में बहुत जगह है। सर आपका क्लास कहाँ है, अभी तो मेरा क्लास पटना ही में ये चल रहा है, लेकिन अभी ऑफलाइन वाला मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि जिस दिन मुझे लगेगा कि ऑफलाइन में आप लोगों को सबको बुलाना है, क्लास बहुत बेहतरीन तरीका से बनाकर मैं जरूर आप लोगों को बुलाऊंगा। ठीक, क्वेश्चन आगे देखो 83, अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम कब बना, यानी छुआछूत विरोधी जो अधिनियम बना था ये 1955 में बना था। ठीक, यहां पर भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है कि प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है, यानी प्रेस की फ्रीडम, यानी प्रेस का भी स्वतंत्रता जो वर्णित है ये बोलने की ही स्वतंत्रता में वर्णित है, यानी कि अभी व्यक्ति की आजादी होना चाहिए बोलने के लिए, और उसमें ही प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है, जो कि अनुच्छेद 1 के क में है, और जो 19 है अनुच्छेद 19 के 1 के क में आपको दिया हुआ है। इसे भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछता है तो इसे भी याद रखिए, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन बन जाते हैं। हो गया, आगे चले। प्रेस को चौथा स्तंभ बोला जाता है, याद हुआ, क्वेश्चन तुमसे करा ही दिए। चौथा स्तंभ किसे बोला जाता है, चौथा स्तंभ जो होता है ये प्रेस इंगित करता है। जैसे कि हमारे देश में स्तंभ जो बनाए गए हैं, यानी देश चलाने के लिए, जैसे कि न्यायपालिका होगा, कार्यपालिका होगा, विधायिका होगा, और फिर आपको चौथा स्तंभ बना दिया गया है, ये किसको, यही प्रेस को, प्रेस। क्वेश्चन नंबर 86, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है, जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, ठीक, ये कहां पर वर्णित है ये आपको बताना है, या प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो है ये है आपको अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में है।
और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अगर आप विदेश में जाना चाहते हैं और घूम कर आना चाहते हैं, यानी कि कहीं विदेश में जाने की जो स्वतंत्रता होगी वो भी आपको आर्टिकल 21 के तहत होगी। आर्टिकल 19 में जो अबाध रूप से संचरण या घूमने की व्यवस्था है वो आर्टिकल 19 में अपने भारत में दिया हुआ है। ठीक, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछता है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इतना क्वेश्चन करवाइए सर। आज मैं इतना क्वेश्चन नहीं करा सकता हूं क्योंकि मतलब पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि और भी क्लास है। क्वेश्चन नंबर 87 देखो, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है। तो अल्पसंख्यक वर्गों के जो हितों का संरक्षण दिया गया है यह अल्पसंख्यक के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 29-30 में दिया हुआ है और इससे मिलता है आर्टिकल 29 में। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, यानी निःशुल्क, देखो ऐसे तो राइट टू एजुकेशन 2009 में आया था, 2010 में लागू हो चुका था, एक आया था 2009 में, लागू हुआ था 2010 में। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क जो अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा ये आपको 86 अमेंडमेंट 2002 द्वारा दिया जाएगा। और अगर अनुच्छेद आपसे पूछे कि अनुच्छेद कौन सा होगा, अनुच्छेद कौन सा होगा, तो आर्टिकल 21 के ए में ये प्रावधान दिया गया। आर्टिकल 21 के ए में ये जोड़ा गया है 86 अमेंडमेंट 2002 द्वारा, और एक मौलिक अधिकार जोड़ा गया है, ये मौलिक अधिकार जोड़ा गया, और एक फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया, 11वां ड्यूटी यही जोड़ा गया था। ठीक, यानी अधिकार के साथ एक ड्यूटी भी दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 89 देखो, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करना अपराध है। ये बताओ क्या है? यह अनुच्छेद जो है 24 में बताता है, यानी कि यह बाल श्रम के बारे में बताता है। बाल श्रम आप नहीं करवा सकते, बलपूर्वक कोई भी जोखिम भरा कारखाना में आप नहीं लगा सकते हैं। बालक श्रम क्या होता है कि बलपूर्वक श्रम, दोनों में बहुत डिफरेंट है। बाल श्रम मतलब छोटका बचपन के कोई काम नहीं करवा सकते जिसका आपको 14 से कम उम्र है। बालक श्रम मतलब किसी से बलपूर्वक काम नहीं करवा सकते। जैसे पहले बेगारी की व्यवस्था था, बहुत से लोग क्या करते थे, अपने घर में बनिहार रखते थे, उसको पकड़ कर लाते थे, कुछ पैसों ना देते थे, बस अपने घर में रखले रहते थे, खाना पीना देते थे, बेचारा को मेला घूमने के लिए या घर जाने के लिए पैसों भी नहीं मिलता था। वो क्या है, एक तरफ से क्या होता है, उसे बालक श्रम बोला जाता है। देखिएगा कि शहर में पूरी तरीके से ये लगभग उन्मूलन हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत जगह ऐसा है जहां पर ऐसा प्रथा चलने को दिखाई देता है। ठीक, तो ये अनुच्छेद 24 जो होता है ये बाल श्रम से संबंधित है, ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 90, संसद के अंग है, ये संसद के अंग है, ये आपको बताना है। संसद के बारे में जो दिया हुआ है आर्टिकल 79 में दिया हुआ है, और आर्टिकल 80 जो बताता है ये राज्यसभा के बारे में, आर्टिकल 81 जो बताता है ये आपको किसके बारे में बताता है, लोकसभा के बारे में। आर्टिकल जो 52 बताता है ये राष्ट्रपति के बारे में बताता है। ठीक, यानी कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर क्या होता है, संसद का निर्माण करता है। ये याद रखिएगा, जहां पर कानून बनता है, कानून बनता है आप लोगों का। सर जी आपके क्लास में नानी जी देख रही है, कहे जी? क्या हुआ? संसद का अंग जो है ये आपको राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा, देखो कोई भी कानून आता है पहले कोई भी सदन में आ सकता है संशोधन के लिए, लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है। तुम अपना नानी का नाम लिए तो एक मैं कहानी सुनाता हूं इसी पर। ठीक, नानी पर नाम लिए तो वो कहानी में, पहले जो मोबाइल आता था, पहले जो मोबाइल आया था आप देखोगे तो पहले के आदमी मोबाइल से दूर रहते थे। ठीक है, हमारे घर में खुद ही हम फेस कर चुके हैं। तो मेरे घर में भी फोन आया, मतलब मैं मम्मी को अपने फोन उठा कर दिया, और मैं क्या करता था कि ऑलवेज मेरा फोन जो है वाइब्रेट रहता है। शुरू से ही मैं 2011 से फोन यूज कर रहा हूं और उस समय से ही वाइब्रेट रहता है। सो मैं मम्मी को फोन उठा कर दिया और वो फोन पर बात करने लगी, मतलब कहीं बात हो रहा था, फिर फोन बीच में ही कट गया। तो क्या हुआ कि अदर साइड वाले, यानी जहां बात हो रहा था, वो फिर से फोन किए, और उतना खतरनाक वाइब्रेशन था, मतलब कि वाइब्रेशन था मोबाइल में, खतरनाक हो या कम हो। और वो क्या कि जैसे ही आया उठा के मोबाइल फेंक दी, इस बाबत बोल रही है कि इसमें लाइन मार रहा है। तो तुम लोग के घर भी ऐसा हो रहा होगा। बहुत से लोग होते हैं कि वाइब्रेशन में जब होता है मोबाइल टच होता है तो बोलते हैं लाइन मार रहा है। ठीक, तो इससे मेरे साथ भी हो चुका है, मेरे घर में भी लोग हैं, अभी भी मम्मी वाइब्रेशन में मोबाइल नहीं पकड़ती है। ठीक, तो ये चीज होता है। क्वेश्चन नंबर 91, भारत का प्रथम नागरिक होता है, जो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, लोकसभा के नेता होते हैं, और ये जो भी होते हैं ये आपको कौन होते हैं, तो ये होते हैं आपको राष्ट्रपति होते हैं। देखो सरस्वती पूजा का विसर्जन हो रहा है और गाना बज रहा है, कौन? भारत के प्रथम नागरिक होता है, तो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं ये राष्ट्रपति होते हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, और ये क्या होते हैं कि कार्यपालिका प्रमुख भी होते हैं, संवैधानिक प्रमुख भी होते हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 92, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे ये कौन थे, आपको बताना है। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भारत के प्रथम नागरिक थे। तो याद रखना, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, अधिक समय तक राष्ट्रपति बनने वाला यही है, ये सीमांत थे,
सिवान से थे, अपने बिहार के सिवान से। ठीक, ये क्या हुआ लक्ष्मी, तुमको किसी को चुड़ैल बोल रही हो? हाँ, अभियो के जमाना में चुड़ैल है का? क्वेश्चन नंबर 93, तीनों सेनाओं के सेनापति होता है, तीनों सेनाओं के जो सेनापति होता है ये भी क्या होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। तीनों सेनाओं के सेनापति होते हैं जो भी, ये भी आपको राष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखो, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो है ये राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है? यानी कि अनुच्छेद 52 के तहत ये आपको राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है। इंडियन उस्ताद बोल रहे हैं सर क्वेश्चन गुरुजी कराइए, लव यू सो मच। अरे हम लड़का है भैया, लड़की ना है, चुम्मा फेंक कर मारोगे उधर पिघल जाएंगे लोग। ठीक, यहां देखो संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति है, इसका बताओ। अनुच्छेद 52 के तहत है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 95 देखो, संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करता है, संसद के जो प्रत्येक अधिवेशन होता है इसका भी उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 97, राष्ट्रपति त्याग पत्र सौंपता है, राष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र सौंपता है ये किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है, और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। और अगर इनके चुनाव से संबंधित कुछ विवाद आता है तो आर्टिकल 71 के तहत वो सर्वोच्च न्यायालय में जाता है, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद 71 अनुच्छेद के तहत वो चला जाता है सर्वोच्च न्यायालय में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 97, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, ये राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र आपको कितना चाहिए? 35 वर्ष चाहिए। संसद के प्रत्येक अधिवेशन देखो, संयुक्त अधिवेशन दिया हुआ है आर्टिकल 108 में, और संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? ये बुलाते हैं आपको राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। आगे चलो, यहां पर क्वेश्चन नंबर 98, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया है, राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने से पहले, महाभियोग चलाने से पहले 14 दिन पहले सूचना देना होता है। ठीक, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए आपको प्रक्रिया जो लगाया जाता है महाभियोग बोला जाता है, जो कि आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है। बहुमत के आधार पर, मतलब कि जो होना चाहिए, ये राष्ट्रपति जो हटते हुए हैं, ये जो आपको संशोधन होता है जिसमें आपको 2/3 चाहिए होता है ना, और उसी के थ्रू यहां पर भी महाभियोग लगाया जाता है इन पर, महाभियोग में। ठीक, और यहां पर ये याद रखिएगा कि पहले साइन कर कोई भी जो आएगा संसद का, कोई भी आपको जो आएगा, ये संसद में लोकसभा में आए या राज्यसभा में आए, और 1/4 जो सदस्य साइन करके देते हैं, फिर आपको वो प्रक्रिया स्टार्ट होता है। फिर राष्ट्रपति को बताया भी जाता है कि यहाँ पर महाभियोग चल रहा है। देवरा धोड़ी चटना बा, तो पगला गेल सकार तू सब, महाभियोग होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 99, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है ये आपको बताना है, ये आपको 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को दे दी जाती है महाभियोग लगाने की। ठीक, आगे चलो क्वेश्चन नंबर 100, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन है, तो राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, इनका जो मासिक वेतन हो गया है, यानी कि पैसा कितना मिलता है इन लोगों को, तो राष्ट्रपति को 5 लाख रुपया मिलता है और उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपया मिलता है। ठीक, मासिक वेतन है ये इतना लाख रुपया। चलो हो गया, हो गया, 100 क्वेश्चन करा दिया, अब नहीं कराएंगे, बहुत मुंह मेरा दुखने लगा, आगे भी क्लास लेना है और थोड़ा तबीयत भी डाउन है आज। ठीक, तो आज सरस्वती पूजा का विसर्जन भी है, तो हम लोगों को भी जाना है थोड़ा डांस उन्स करने, तो हम लोगों को भी तो क्लास लिमिट में ही लेना पड़ेगा ना आज। भाई तुम लोग मस्ती करोगे, हम लोग मस्ती नहीं करेंगे, हम लोगों का भी तो मस्ती करने का टाइम है ना। तो अच्छे से अपना ध्यान रखो, और फिर इसका सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट में मैं आपको पूरा करा दूंगा। कोशिश उतना ही पढ़ो जितना पचा सकते हो। ठीक, घी का बोतल पीने से कोई फायदा, मोटा नहीं जाओगे, पता चलेगा 2 नंबर ज्यादा जाने लगे, तो उतना ही पियो, उतना ही दाल में डालकर दलिया में खाओ कि जितना तुम पचा सकते हो। ठीक, चलो ठीक है, सबको 15 लाख मिलेगा, रुको अभी, जाओ गुड नाइट। किसी को पैसा नहीं मिला, एक पैसा नहीं देने वाले हैं, 15 लाख की बात करते हो तुम लोग। हाँ चलो ध्यान रखो अपना, अच्छे से जाओ, और कैसा लगा जरूर बता देना। सब लोग जाने से पहले लाइक करते जाओ। ठीक, सब लोग लाइक करते जाओ ध्यान से, और अपना ख्याल रखना। सर जी छोड़ के मत जाइए, आपके बिना मन नहीं, अबे ऊपर नहीं जा रहे हैं, छोड़ के मत जाइए, ऐसा ऐसा तुम लोग बात करते बताओ। चलो अगला जो पार्ट होगा वो मैं करा दूंगा, 100 क्वेश्चन कर करा दूंगा। बेस्ट, अच्छा लगा ना? अच्छा लगा कि नहीं ये पहले बताओ, अच्छा लगा?
चलो कोई नहीं, प्रसाद से क्या ही दुश्मनी है। मान लो सबका अलग अलग मेंटेलिटी होता है, अगर कोई वहां पर गलत गाना बजा रहा है या कुछ भी बजा रहा है, वो ये देखो सरस्वती पूजा कोई ऐसा बड़ा धार्मिक पूजा है नहीं, वो सबके लिए पूजा होता है, वो किसी उसमें धर्म का कोई चीज है नहीं है, वो अपने जैसे अंदर की जो पढ़ाई है उसको बाहर प्रकट करने के लिए पूजा होता है, ठीक। तो क्या जरूरत है, जाओ प्रसादी खा लो, क्या दिक्कत है। हम तो कहीं भी प्रसादी मिलता है जाके चुपके से खा लेते हैं, क्या दिक्कत है। किसी का भी चल रहा हो, लंगर चल रहा हो, कहीं कुछ भी चल रहा हो, खा लो। अरे भैया पेट भरने से मतलब है, पेट भरेगा, भगवान का नाम लोगे, बढ़िया तुमको पुण्य आत्मा से आत्मा मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। चलो ठीक है, अब ध्यान रखना।